तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपनी क्लास को। एंड आज की इस क्लास का टॉपिक है जीडीपी डिटरमिनेशन इन 3 सेक्टर इकोनॉमी। अब ये है क्या, समझने का ट्राई करते हैं। आज हमको जानना है कि जीडीपी का डिटरमिनेशन या फिर जीडीपी का इक्विलिब्रियम हम किस प्रकार अचीव कर पाएंगे 3 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर। 3 सेक्टर इकोनॉमी का बच्चों मतलब होता है कि इस बार देश में कंज्यूमर्स भी है, देश में प्रोड्यूसर्स भी है, और इनके साथ साथ इस बार देश में गवर्नमेंट भी है, देश में सरकार भी है। जब हम केवल कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स को शामिल करते हैं तो इसको बच्चों बोलते हैं 2 सेक्टर इकोनॉमी। लेकिन गवर्नमेंट भी शामिल हो जाएगी, इसको बोलेंगे 3 सेक्टर इकोनॉमी। एंड हमको जानना है कि 3 सेक्टर इकोनॉमी में गवर्नमेंट के साथ एक देश इक्विलिब्रियम में कैसे आता है। 2 सेक्टर का ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, आज हम जानेंगे 3 सेक्टर के बारे में कि देश इक्विलिब्रियम में कैसे आएगा। तो इसको जानने के लिए हमारे पास 2 अप्रोचेस हैं। उन 2 अप्रोचेस में सबसे पहली अप्रोच है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, एंड दूसरी है सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। इस लेक्चर में हम दोनों ही अप्रोचेस के बारे में जानेंगे कि इसके थ्रू हमारा जीडीपी इक्विलिब्रियम में कैसे आएगा इन 3 सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है बिकॉज मैं दोनों अप्रोचेस के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना क्या, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच की इसके थ्रू हमारा जो है जीडीपी का इक्विलिब्रियम कैसे होगा। तो ये बात आप लोग जानते ही हो कि एक देश इक्विलिब्रियम में तभी आएगा जब उस देश का एग्रीगेट डिमांड एंड उस देश की एग्रीगेट सप्लाई ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। लेकिन क्योंकि यहां बात कर रहा हूं मैं 3 सेक्टर की, तो 3 सेक्टर में एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग एंड एग्रीगेट सप्लाई का मीनिंग कुछ और होता है। इनका मीनिंग क्या होता है, तो 3 सेक्टर में एग्रीगेट डिमांड में कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर शामिल होता है, जबकि 2 सेक्टर्स की बात करते थे तो वहां पे केवल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट आता था। बट 3 सेक्टर में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी आएगा। तो जब एक देश का एग्रीगेट डिमांड बराबर हो जाए एग्रीगेट सप्लाई के, इट मीन्स कंजम्पशन प्लस सेविंग प्लस गवर्नमेंट टैक्सेशन, यहाँ पे टैक्स जुड़ गया एक्स्ट्रा कि कंजम्पशन एंड सेविंग के साथ जब टैक्स रेवेन्यू भी शामिल हो जाए तो ये बनेगा एग्रीगेट सप्लाई। एंड जब एडी और एएस ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे तब जाकर हमारी इकोनॉमी, हमारा देश इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। एंड इस चीज को मैं टेबल एंड डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूंगा। देखो ये जो लिखा है ये लिखी है थ्योरी अभी हम रीडिंग करेंगे इस चीज की। इससे पहले मैं आपको टेबल एंड डायग्राम के थ्रू बताता हूं कि देश इक्विलिब्रियम में कैसे आएगा। उसके बाद इस थ्योरी को पढ़ लेंगे, हमारा टॉपिक और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे एक लंबी सी टेबल बनेगी, आप देख पा रहे हैं इतनी बड़ी टेबल बनेगी। बट ये टेबल के बनते ही आपको समझ में एग्जैक्टली 100% आ जाएगा कि 3 सेक्टर में इक्विलिब्रियम कैसे आता है। ठीक है, तो मेरे साथ आप लोग जो इस टेबल को बनाएंगे। तो मान लीजिए इनकम हमारी 0 है, इनकम बढ़ के 100 हुई, 200। उसके बाद टैक्स रेट की बात करें तो आपको पता है कि टैक्स रेट हमारा कैसा होता है जी, वो होता है कांस्टेंट। तो मान लीजिए टैक्स रेट है 10% कि हर बार जो है 10% से आपका जो है टैक्स चार्ज किया जाएगा। कि टैक्स रेवेन्यू की, तो टैक्स रेवेन्यू कैसा आता है, आपकी जो इनकम है उसका टैक्स रेट निकालेंगे तो टैक्स रेवेन्यू आ जाएगा। तो 0 का 10% 0, 100 का 10% बोलेंगे तो 10, देन यहाँ पर 20, 300 का 30, 40, 50, 60 एंड 70। उसके बाद बात करें वाईडी। बच्चों वाईडी का मतलब होता है डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब मैंने बताया था कि आपके पास जो इनकम आई, अगर आप इस इनकम में से टैक्स वाला पैसा माइनस कर दो जो आप सरकार को पे करेंगे, तो आपके पास अब जो पैसा बचेगा वो आपके अपने खर्चे के लिए बचा, जिसको बोलेंगे डिस्पोजेबल इनकम। तो 0 में से 0 गया, यहाँ पे आएगा 0। 100 में से 10 गया, 90। आपने 200 रुपये कमाए, 20 रुपये सरकार को टैक्स पे किया, 180 खर्चे के लिए बचा। 300 कमाए, 30 रुपये टैक्स पे किया, 270 खर्चे के लिए बचा। यहाँ पर 360 बचा, यहाँ पर 450 बचा, यहाँ पर 540 एंड 700 में 70 गए, यहाँ पे 630। ये आया डिस्पोजेबल इनकम। ओके, अब बात करते हैं कंजम्पशन की। कंजम्पशन आप लोग जानते हो स्टार्टिंग से ही कि सबसे पहले आएगा हमारा, मान लीजिए 40 हमारी क्या है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन।
एंड उसके बाद एक कांस्टेंट रेट से कंजम्पशन को बढ़ाया जाएगा। मान लीजिए हर बार 80 से कंजम्पशन को बढ़ाऊंगा। सो 120, उसके बाद 200, 280, 360, 440, 520 एंड देन यहाँ पे क्या आ गया आपका 600। ठीक है, अब ये आपके पास खर्च करने के लिए इनकम थी, डिस्पोजेबल इनकम, एंड आपने इस डिस्पोजेबल इनकम में से इतना अमाउंट खर्च कर दिया, तो आपके पास अब जो बचा दैट इज योर सेविंग। तो 0 कमाए थे 40 उड़ाए, तो सेविंग हो गई -40। 90 रुपये कमाए थे 120 उड़ाए, तो यहाँ पे सेविंग में आएगा -30। 180 रुपये कमाए थे 200 रुपये उड़ाए, सेविंग में से 20 निकाल लिए। अल्टीमेटली मैं बताऊं तो सेविंग का फॉर्मूला यहाँ बन रहा है, डिस्पोजेबल इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर देंगे तो हमारे पास सेविंग आ जाएगा। 270 में से 280 गए, यहाँ पे आएगा -10, 360 -360 यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे प्लस का 10, यहाँ प्लस का 20 एंड यहाँ प्लस का 30। ओके, उसके बाद बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट को हमने स्टार्टिंग से कांस्टेंट मान रखा है। इस इन्वेस्टमेंट कैसे हमारी ऑटोनॉमस, एंड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को आप ऐसे I0 के थ्रू भी शो कर सकते हो, एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी क्या होता है ऑटोनॉमस, इसको भी G0 के थ्रू शो किया जा सकता है। सो इन्वेस्टमेंट हमारी कांस्टेंट है, तो मान लीजिए इन्वेस्टमेंट हमारी हर जगह कितनी है, इन्वेस्टमेंट हमारी हर जगह 40 है, हर जगह 40 है। एंड अगर बात करें कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ये भी कांस्टेंट है, तो मान लीजिए ये भी हमारा कितना है, हर जगह 20 है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में आपको लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था। ठीक है, अब निकालेंगे एग्रीगेट डिमांड, जिसका फॉर्मूला क्या है, C + I + G। तो C + I + G, तो 40 + 40 + 20, जी यहाँ पे आ गया 100। 120 + 40 + 20, जी यहाँ पे आ गया 180। उसके बाद 200 + 40 + 20, यहाँ पे आ गया 260। 280 + 40 + 20, यहाँ पे आ गया 340। फिर यहाँ पे आएगा आपका 420, यहाँ पे आएगा आपका 500, यहाँ पे आपका आएगा 580 एंड यहाँ पे बच्चों आपका आ जाएगा 660 कि 640 + 20 660, दैट इज योर एग्रीगेट डिमांड। एंड बात करें एग्रीगेट सप्लाई की, तो C + S + T, तो C है 40, S है -40 एंड टैक्स रेवेन्यू, ये T का मतलब ये है टैक्स रेवेन्यू। तो C + S + T 40 - 40 और ये 0, तो यहाँ बन जाएगा बच्चों 0। ऐसे ही C + S + T 120 - 30 90 एंड +10 दैट इज 100। 200 - 20 180 + 20 200। सॉल्व करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 300, यहाँ बन जाएगा 400, यहाँ बन जाएगा 500, यहाँ पे 600 एंड यहाँ पर 700। होपफुली समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हमारी पूरी की पूरी टेबल कंप्लीट होगी। एंड अब देखेंगे कि एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई बराबर कहाँ पे आ रहे हैं। सो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर मेरे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं, एंड यही मेरा क्या बन गया जी, यही मेरा बन गया इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी, कि इस लेवल पर मेरी इनकम कितनी है 500। तो जब हमारी इनकम कितनी होगी 500, तो उस केस में हमारा देश, हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। सो होपफुली ये टेबल आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, टेबल के थ्रू क्लियर है कि AD 500, AS 500 एंड यहाँ पर इनकम कितनी है हमारी 500, हम इक्विलिब्रियम में आ गए। अब मैं इसी टेबल से डायग्राम बनाऊंगा एंड बताऊंगा कि डायग्रामेटिकली हम इक्विलिब्रियम में किस प्रकार आएंगे। ठीक है, सो डायग्राम में सबसे पहले हम लोग बनाएंगे अपना इनकम कर्व, जो कि ऑलवेज 45 डिग्री का 45 डिग्री का बनता है। सो मान लीजिए ये हमारा क्या बन गया जी, ये हमारा बन गया OY, ये बन गया हमारा इनकम कर्व, जो कि इस बार क्या है इज इक्वल टू C + S + T, है ना। इनकम कर्व क्या है C + S + T, 3 सेक्टर है तो तीनों बातें आएगी। अब बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड की, समझना बहुत ध्यान से। तो ये बनाया मान लीजिए मैंने अपना एग्रीगेट डिमांड कर्व। ठीक है, ये हमने क्या बनाया जी, ये है मेरा एग्रीगेट डिमांड कर्व AD, या फिर मान लो मैंने उसको बोला AE, ये है मेरा AE कर्व, जो कि मैंने बोला C + I। C + I का मतलब ये AE कर्व 2 सेक्टर इकोनॉमी का है। ठीक है, अभी 3 की बात नहीं कर रहा, मान लो मैं 2 की बात कर रहा हूँ कि 2 सेक्टर में AE = C + I, ये हमारा क्या आ गया जी, ये हमारा आ गया
इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा आ गया इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, जिसको मैंने बोला ओ वाई। क्या बोला उसको, मान लो मैंने ओ वाई। अब हुआ क्या, देश में एक खर्चा और बढ़ गया गवर्नमेंट के आने से, दैट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एंड जैसे ही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आया तो हमारा खर्चा और बढ़ गया, एंड जैसे ही हमारा खर्चा बढ़ गया तो हमारा खर्चा ऊपर पहुंच गया। हमारा जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है आप देख पाएंगे वो ऊपर की ओर इस बार पहुंच गया। एंड ये मैंने बोला कि ए ई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, इसको मान लो मैंने बोला ए ई वन। तो ए ई वन इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, एंड ये मेरा आ गया 3 सेक्टर का एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व। एंड जब यहाँ पे मैंने देखा तो ये मेरा क्या बन गया, ई वन, मेरा नया इक्विलिब्रियम लेवल। एंड यहाँ पर नोटिस किया मैंने तो जो मेरी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है वो भी बढ़ गई। पहले कितनी थी, ओ वाई, और ये अब बच्चों बढ़कर क्या हो गई जी, ये बढ़कर हो गई ओ वाई वन। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से 3 सेक्टर में इक्विलिब्रियम में आया जाता है। सो इट इज द 3 सेक्टर इक्विलिब्रियम ऑफ आर इकोनॉमी। ये कौन सा है, ये है 2 सेक्टर इक्विलिब्रियम, एंड ये है 2 सेक्टर इक्विलिब्रियम, एंड ये है 3 सेक्टर इक्विलिब्रियम। ये है 2 सेक्टर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, एंड ये है 3 सेक्टर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। होपफुली समझ में आ गया होगा। तो कुछ इस तरीके से आपका जो है डायग्राम बनेगा। अब मैं यहाँ पर अगर आपको 2 बातें नोटिस करवाऊं, अब उससे पहले एक बात समझना, अब हमारा जो सारा फोकस है वो सारा फोकस इस वाले एग्रीगेट एक्सपेंडिचर पे होना चाहिए, ठीक है, इस वाले पे नहीं होना चाहिए। हमारा सारा का सारा फोकस इस वाले पर होना चाहिए, नीचे वाले पर नहीं होना चाहिए। मैं आपसे चाहूंगा कि वीडियो पॉज करके आप पहले इस डायग्राम को बना लीजिए, ठीक है, क्योंकि अब जो है मैं ये वाला मिटाने वाला हूं एंड कुछ डायग्राम मैं आपको सिखाने वाला हूं, दिखाने वाला हूं, बट पेपर में आप ये बनाकर आएंगे, ये बनाकर आपको पेपर में आना है। अभी मैं मिटो रहा हूं बिकॉज मुझे कुछ और सिखाना है ताकि डायग्राम में खिचपिच ना हो जाए, खिचड़ी ना पक जाए। लेकिन मैं चाहूंगा वीडियो पॉज करके आप पहले इतने डायग्राम को नोट कर लीजिए। हो गया नोट, ठीक है। अब लीजिए मैंने क्या करा, मैंने अभी कुछ समय के लिए इसको जो है इस वाले को मिटो दिया। अब ये हमारा बन गया 3 सेक्टर इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम। अब जरा देखना, मान लो कि अगर मैं यहां पर हूं तो यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं, इस पॉइंट पर आप ये ई से पहले ये E1 लिखा है मैंने, अगर मैं E1 से पहले देखूं तो इस पॉइंट पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो एरिया है, ये वाला एरिया जो मान लो मैंने शेड करा, ये जो एरिया है ये शो कर रहा है हमारा एग्रीगेट डिमांड है ज़्यादा और एग्रीगेट सप्लाई है कम, ठीक है। जबकि मैं ई के बाद की बात करूं, अगर मान लो मैं इस वाले पॉइंट की बात करूं, सो हियर यू कैन सी दैट कि ये जो मैंने एरिया शेड करा, अब ये वाला एरिया शो कर रहा है कि एग्रीगेट सप्लाई है ज़्यादा एंड एग्रीगेट डिमांड है कम। तो ऐसी सिचुएशन भी पैदा हो सकती है जब एग्रीगेट डिमांड हो ज़्यादा सप्लाई हो कम, या फिर एग्रीगेट सप्लाई हो ज़्यादा डिमांड हो कम। सो ऐसे केस में इक्विलिब्रियम में अगेन किस प्रकार आ जाएगा, तो इसको भी एक बार साइड में समझने का प्रयास करो। मैं देखो सिंपल सी बात है, अगर देश में एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो एग्रीगेट सप्लाई कम हो, इसका मतलब है देश में लोग डिमांड कर रहे हैं ज़्यादा, एंड जब देश में डिमांड करेंगे ज़्यादा तो प्रोड्यूसर्स को उनकी डिमांड करने के लिए अब देश में प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा जी, जिससे देश में ये जो प्रोडक्शन है, देश में प्रोडक्शन का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। देश में प्रोडक्शन का लेवल बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए देश में क्या बढ़ेगा, देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, एंड अगर देश में रोजगार बढ़ेगा तो रोजगार के बढ़ने से देश में इनकम बढ़ेगी, एंड जैसे ही इनकम बढ़ेगी हम वापस से अपने इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। जब एडी ज़्यादा था एएस कम था, तो इट मीन्स हम इस समय यहाँ पर थे एंड इक्विलिब्रियम हमको यहाँ पर पहुँचना है। तो एडी ज़्यादा है एएस कम है, इट मीन्स डिमांड है ज़्यादा, तो डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोड्यूसर्स अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए देश में रोजगार बढ़ाना पड़ेगा, लोगों को काम पर लगाना पड़ेगा, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम का लेवल बढ़ेगा, एंड इनकम यहाँ पे थी तो इनकम का लेवल बढ़ेगा, एंड लेवल बढ़ते बढ़ते वापस से इक्विलिब्रियम में हम लोग पहुँच जाएंगे। लेकिन मान लीजिए अगर देश में एग्रीगेट डिमांड कम है एंड एग्रीगेट सप्लाई है ज़्यादा, इट मीन्स मान लीजिए अब हम इस वाले लेवल पे है कि यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई है ज़्यादा डिमांड है कम, कि भाई साहब हम लोग ना यहाँ पर है एंड अपने को वापस इक्विलिब्रियम में आना है। अब एग्रीगेट डिमांड, देश में डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा, सप्लाई ज़्यादा का मतलब है
कि देश में प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया लेकिन देश में उतनी गुड्स एंड सर्विस की भी डिमांड नहीं है, तो क्या होगा, कोई नहीं, प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया तो अपने प्रोडक्शन को संभाल के रख लो। जब नेक्स्ट ईयर लोग अगेन डिमांड करने आएंगे तो नया प्रोडक्शन नहीं करेंगे, जो प्रोडक्शन हमने कर रखा है, जो हमारा बच गया था, हम उसी को बेचेंगे। तो हमारे देश में सप्लाई है ज़्यादा, हमारा प्रोडक्शन हो गया ज़्यादा, तो हमने माल बचा के रख लिया एंड हमने कुछ समय के लिए अपने जो प्रोडक्शन है, हमने अपने प्रोडक्शन को कम कर दिया। प्रोडक्शन क्यों कम कर दिया? बिकॉज हमारे पास पुराना माल बचा हुआ है, हमने सप्लाई ज़्यादा कर दी थी। अब जब मैं प्रोडक्शन कम करूँगा तो मैं एम्प्लॉयमेंट भी कम कर दूंगा। जब प्रोडक्शन नहीं करूँगा तो अपने वर्कर्स को बोल दूंगा वापस घर पे जाओ, काम की नीड नहीं है, पुराना माल पड़ा हुआ है। अब एम्प्लॉयमेंट कम, जब लोग काम ही नहीं करेंगे, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, तो उनको मैं सैलरी पे नहीं करूँगा, जिससे कि उनकी इनकम कम हो जाएगी एंड इनकम जैसे ही कम होगी तो इनकम वापस से कम होकर हम इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, हम अपने E1 पर इक्विलिब्रियम अचीव कर लेंगे। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि अगर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो तो क्या करेंगे, एंड एग्रीगेट डिमांड कम हो, सप्लाई ज़्यादा हो तो क्या करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये भी देख लिया कि इक्विलिब्रियम में वापस से किस प्रकार आया जाएगा अगर हम बाई चांस यहाँ पर फंस जाते हैं या फिर यहाँ पर फंस जाते हैं, ठीक है। एंड अब आप वापस से अपना जो है डायग्राम था जो हमारा रह गया था उसको पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे लिख दिया मैंने क्या, AE इज इक्वल टू C+I, ठीक है। एंड यहाँ पे ठीक है, एंड ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा बन गया E इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। सो होपफुली ये डायग्राम आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। सो डायग्राम को आप लोग नोट कर लीजिए एंड उसके बाद ये इसी डायग्राम की एक्सप्लेनेशन है। तो मैं चाहूँगा इस एक्सप्लेनेशन को आप एक बार अपने आप रीडिंग करेंगे, ठीक है। इस एक्सप्लेनेशन को आप एक बार अपने आप रीडिंग करेंगे, ठीक है। चलिए, बस यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ी ये है कि यहाँ पर जो है मैं बता दूँ आपको कि सब कुछ ठीक है। यहाँ पर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज डिटरमाइंड एट पॉइंट E1, कि इक्विलिब्रियम जो हमने E1 पर डिटरमाइन किया है, जहाँ पर AE1 और AS आपस में इंटरसेक्ट करते हैं एंड OY1 यहाँ पे आएगा। OY1 क्या है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका जाएगा बिफोर पॉइंट E1, E1 से पहले, आफ्टर पॉइंट E1, E1 के बाद। ये वही सारी बातें हैं जो हमने आपसे करी, E1 से पहले, E1 के बाद, कि हमारा AD इज मोर देन AS, AD इज लेस देन AS, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा आएगा OY1 एंड यहाँ पर भी हमारा आएगा OY1, ठीक है। सो अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड एक बार जो है जो भी मैंने पढ़ाया सेम वही लिखा है, इसकी आप रीडिंग कर लीजिएगा एंड पेपर में आपको ऐसे ही लिख के आना है, ठीक। तो जरा समझेंगे मेरी बात को ध्यान से। जब पेपर में एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के थ्रू क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले आप ये लिख के आएंगे थ्योरी, ठीक है। इस थ्योरी के बाद आप बनाएंगे ये टेबल, टेबल के बाद आप बनाएंगे ये डायग्राम एंड डायग्राम के बाद आप इस डायग्राम को कुछ इस तरीके से जो है एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। एंड ये आप एक बार अपने आप रीड आउट करेंगे। तो चलिए एक बार जो उसकी थ्योरी थी, इस थ्योरी को भी मैं आपको एक बार रीडिंग करवाता हूँ। तो देखो जी यहाँ पर क्या लिखा है। तो यहाँ पे लिखा है कि कीन्स के अनुसार जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है वो वहीं पर डिटरमाइन किया जाएगा जहाँ पर हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर C+I+G इक्वल होगा इसके एग्रीगेट सप्लाई के C+S+T के। फिर थोड़ा मैंने एग्रीगेट डिमांड के बारे में एंड एग्रीगेट सप्लाई के बारे में एक्सप्लेन किया। क्या बोला कि इस बार एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है, सम ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर C, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर I एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर G। फिर बताया मैंने कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का इनकम के साथ एक डायरेक्ट संबंध है कि इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा, जबकि जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो कैसे है, वो हमारे एज्यूम टू बी ऑटोनॉमस, वो ऑटोनॉमस है। इट मीन्स क्या, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का इनकम के साथ कोई संबंध नहीं है। इनकम मेरी घटे, इनकम मेरी बढ़े, इनमें कोई भी कैसे भी चेंज नहीं होगा। फिर बात करूं एग्रीगेट सप्लाई की, तो यहाँ पे लिखा है कि एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या है, टोटल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस, देश में कितनी गुड्स एंड सर्विस बनी उसको बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। एंड इट इज द सम ऑफ तीन बातें, कंजम्पशन, सेविंग एंड टैक्स रेवेन्यू, C+S+T। तो आप इतना थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, देन आपकी टेबल आ गई, देन आपका डायग्राम आ गया एंड देन आपका एक्सप्लेनेशन हो गया, ठीक है।
सो होपफुली ये आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 3 सेक्टर इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम में कैसे आया जाता है विद ईडी एंड एएस अप्रोच। अब इस लेक्चर में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार हम इक्विलिब्रियम में आएंगे विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच को। अब इस अप्रोच के अनुसार एक देश का इक्विलिब्रियम तब आएगा जब देश में सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी एक दूसरे के बराबर हो। अब जरा मेरी बात को समझने का ट्राई करना। देखो भाई, ये बोलता है कि इक्विलिब्रियम ऑफ जीडीपी कैन आल्सो बी अचीव्ड बाय इक्वेटिंग, कि अगर मैं इक्वल रख दूं किसको, इन्वेस्टमेंट को सेविंग के साथ। यहां पे लिखा है डोमेस्टिक सेविंग। ये डोमेस्टिक सेविंग क्या है तो बताऊं मैं आपको। देखिए, इस बार हम लोग बात कर रहे हैं 3 सेक्टर की। ठीक है, तो 3 सेक्टर के अंदर क्या होगा, गवर्नमेंट भी है एंड गवर्नमेंट भी सेविंग करती है। ठीक है, 2 सेक्टर में गवर्नमेंट नहीं थी, तो 2 सेक्टर के अंदर जो सेविंग होती थी उसको प्राइवेट सेविंग कहते थे। तो 2 सेक्टर के अंदर हमारे पास जो है प्राइवेट सेविंग हुआ करती थी, लेकिन इस बार अब गवर्नमेंट भी है एंड गवर्नमेंट भी सेविंग करती है एंड गवर्नमेंट की सेविंग को बच्चों बोलते हैं पब्लिक सेविंग। क्या बोलते हैं जी, गवर्नमेंट की सेविंग को बोलते हैं पब्लिक सेविंग। तो जब प्राइवेट सेविंग एंड पब्लिक सेविंग मतलब प्राइवेट सेक्टर्स एंड गवर्नमेंट दोनों की सेविंग को जोड़ दूं तो मेरे पास जो निकल के आता है उसको बोलते हैं डोमेस्टिक सेविंग। उसे क्या बोलते हैं जी, उसको बोलते हैं डोमेस्टिक सेविंग। अब मैं बताऊं तो डोमेस्टिक सेविंग को शो करते हैं SD से, कि D मीन्स डोमेस्टिक, डोमेस्टिक सेविंग। प्राइवेट सेविंग को सिंपल शो करते हैं S से, जो कि हम लोग 2 सेक्टर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जबकि पब्लिक सेविंग की बात करें तो पब्लिक सेविंग लास्ट लेक्चर में आपको मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, नहीं पढ़ा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। लास्ट लेक्चर में आपको मैंने पढ़ाया था गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड बजट सरप्लस या फिर पब्लिक सेविंग। बजट सरप्लस को ही पब्लिक सेविंग कहते हैं एंड उसका फॉर्मूला था क्या, T-G, कि सरकार का टैक्स वाली इनकम, सरकार की अगर इनकम में से, टैक्स रेवेन्यू में से माइनस कर दे सरकार है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो उसके बाद जो बचता है उसको पब्लिक सेविंग कहते हैं। सो अगर मैं प्राइवेट सेविंग S और उसमें ऐड कर दूं T-G, तो मेरे पास जो निकल के आता है उसको बोलते हैं डोमेस्टिक सेविंग। तो 3 सेक्टर में सेविंग की बात नहीं करते, 3 सेक्टर में डोमेस्टिक सेविंग की बात करते हैं। तो यहां पर वही बोला जा रहा है कि जब देश में इन्वेस्टमेंट एंड डोमेस्टिक सेविंग एक दूसरे के बराबर आ जाए तो हमारा जो है देश इक्विलिब्रियम में होता है। आगे बोलता है कि जो डोमेस्टिक सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की हम इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जब देश में लीकेजेस एंड देश में इंजेक्शन एक दूसरे के बराबर आ जाए। अब ये लीकेज एंड इंजेक्शन क्या है तो होपफुली आपको पता होगा, बट अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि अगर कुछ ऐसी चीजें जिससे पैसा बाहर निकल जाए, मान लीजिए ये मार्केट है, ये देश है, देश में पैसा घूम रहा है, देश में पैसा घूम रहा है, अगर देश में से पैसा बाहर निकल जाए उसको बोलते हैं लीकेज, और अगर देश में पैसा ऐड हो जाए उसको बोलते हैं इंजेक्शन। अब मेरी बात सुनना, जैसे कि सेविंग है, अब सेविंग क्या है, एक लीकेज है, इंजेक्शन है। तो सेविंग एक लीकेज है, मान लो मार्केट में पैसा घूम रहा है, अब कुछ पैसा जाकर मैं अपने घर में सेव कर लूं, अपने बैंक में सेव कर लूं, तो मार्केट से पैसा कम हो गया ना। तो अगर मार्केट से पैसा कम हो जाए इट मींस लीकेज है ये। तो सेविंग एक टाइप की लीकेज है। हम जितनी ज्यादा सेविंग करेंगे, जितना ज्यादा पैसा बैंक में या घर में करेंगे, मार्केट में ट्रांजैक्शन के लिए उतना पैसा कम हो जाएगा। तो सेविंग एक प्रकार की लीकेज है। इसी प्रकार टैक्सेशन, टैक्सेशन भी एक प्रकार का लीकेज है। मार्केट में पैसा घूम रहा है, हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अब सरकार आई और सरकार टैक्स लेके चली गई। मार्केट में 1000 रुपए घूम रहे थे, 1000 रुपए से ट्रांजैक्शन हो रही थी, सरकार आई, सरकार ने 1000 रुपए में 100 रुपए निकाले एंड टैक्स का नाम पे ले गई। अब मार्केट में केवल कितने घूमेंगे, 900 रुपए। तो टैक्सेशन भी एक टाइप का लीकेज है। तो सेविंग है या टैक्सेशन है, ये लीकेज है, ये पैसा बाहर निकल जाता है एंड मार्केट में ट्रांजैक्शन के लिए, घूमने के लिए पैसा कम हो जाता है। जबकि दूसरी ओर एक होता है इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब मार्केट में पैसा आना, मार्केट में पैसा बढ़ना। अब मान लीजिए कि मैं बात करूं तो इन्वेस्टमेंट एक प्रकार का इंजेक्शन है कि मेरे को कुछ काम करना है, ठीक है, मुझे कोई बिजनेस करना है, तो मैंने बिजनेस करने के लिए मशीन खरीदी, जमीन खरीदी। अब जब मशीन जमीन खरीदूंगा तो मैं पैसा पे करूंगा, मार्केट में पैसा आएगा। तो मशीन जमीन खरीदने के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट करी, मार्केट में पैसा आया। अब मार्केट में पैसा आया, मार्केट में पैसा बढ़ा, तो ये एक प्रकार का इंजेक्शन है। इसी प्रकार गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जब सरकार देश में स्कूल अस्पताल बनाने में, इन सब में खर्चा करती है, तो सरकार जब खर्चा करती है तो खर्चे वाला पैसा मार्केट में आता है। जिन लोगों ने, जिन मजदूरों ने वो स्कूल अस्पताल बनवाया, उनके पास पैसा आएगा, वो पैसा देश में आएगा, मार्केट में आएगा। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक टाइप का इंजेक्शन है।
सो देयर आर टू थिंग्स, लीकेज एंड इंजेक्शन। जो लीकेज है वो मार्केट से पैसा निकालता है, मार्केट से पैसा निकले सेविंग के नाम पे, टैक्स के नाम पे, वो लीकेज है। मार्केट में पैसा आए, ठीक है ना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सरकार ने खर्च कर दिया मार्केट में, बिजनेसमैन ने खर्च कर दिया इन्वेस्टमेंट के नाम पे मार्केट में, तो मार्केट में पैसा आ गया, वो एक प्रकार का इंजेक्शन है। सो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब देश में लीकेज और इंजेक्शन एक दूसरे के बराबर हो जाए तब भी देश इक्विलिब्रियम में आएगा। कैसे, अभी आपको उसको बताता हूं। क्यों? क्योंकि लीकेज का मतलब क्या है जी? लीकेज का मतलब है क्या? सेविंग एंड टैक्सेशन, वो लीकेज होती है। जबकि इंजेक्शन में क्या आता है? तो आपका इंजेक्शन में आता है इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब इंजेक्शन और लीकेज के बराबर होने पर इक्विलिब्रियम कैसे आता है तो देखते हैं। तो एक बात बताओ, इक्विलिब्रियम को मैं ऐसे बोल दूं कि जब देश का एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या एग्रीगेट डिमांड बराबर हो जाए देश में वाई के एग्रीगेट सप्लाई के, तो देश कहां पे है जी? ऑब्वियस ही बात है, अभी पढ़ के आए 2 मिनट पहले कि हमारा देश इक्विलिब्रियम में है। अब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में आता है सी प्लस आई प्लस जी, सप्लाई में सी प्लस एस प्लस डी, सी से सी कट गया, तो बताओ क्या बच गया? आई प्लस जी इज इक्वल टू एस प्लस टी। एंड ये भी क्या होगा? ऑब्वियस ही बात है, अभी मैं कहाँ चल रहा हूँ? इक्विलिब्रियम ही चल रहा हूँ ना। ए ई इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम था, जब ये इक्विलिब्रियम था इट इज वेरी ऑब्वियस आई प्लस जी इज इक्वल टू एस प्लस टी भी क्या होगा? इक्विलिब्रियम। अब जरा बताना, ये आई प्लस जी हमारा क्या है? इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक प्रकार का इंजेक्शन है, इंजेक्शन। एंड ये एस प्लस टी क्या है? तो सेविंग और टैक्सेशन, एक प्रकार की लीकेज है। तो याद रखना, थ्योरेटिकली हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब देश में इंजेक्शन एंड लीकेज एक दूसरे के बराबर हो तब हमारा देश इक्विलिब्रियम में हो सकता है। तो हमारा इक्विलिब्रियम में बोलने के लिए हमारे पास एक स्टेटमेंट, एक लैंग्वेज और आ गई, इंजेक्शन एंड लीकेज का बराबर होना। अब जरा मैथमेटिकली देखो, अगर इन्वेस्टमेंट को ही पे रहने दूं मैं, एस प्लस टी को एस प्लस टी रहने दूं, ये गवर्नमेंट वाला खर्चा उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, इतनी मैथ तो आती होगी। ये प्लस का जी था इज इक्वल टू उस साइड गया, क्या बन गया? माइनस का जी। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट रह गया, यहाँ पे ये सेविंग का मतलब क्या है? ये इस सेविंग का मतलब है प्राइवेट सेविंग, लिखा है प्राइवेट सेविंग। और ये टी माइनस जी, हाँ भाई ये टी माइनस जी क्या होता है? तो ये टी माइनस जी होता है पब्लिक सेविंग। तो ये प्राइवेट सेविंग और ये टी माइनस पब्लिक सेविंग, एंड यहाँ पे क्या? इन्वेस्टमेंट। तो बताओ, इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट रहा, प्राइवेट सेविंग पब्लिक सेविंग दोनों को जोड़ दिया तो देश की आ गई टोटल सेविंग, दैट इज डोमेस्टिक सेविंग, जिसको एस डी से शो करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ना कि इक्विलिब्रियम में आने के लिए एक कंडीशन और बन गई कि जब देश में इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू हो जाए, बराबर हो जाए किसके? डोमेस्टिक सेविंग के, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा देश, हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है। तो सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच के अनुसार इसका मतलब यही है कि इन्वेस्टमेंट का डोमेस्टिक सेविंग के साथ बराबर हो जाना, ठीक है। चलिए, ये तो हमने थ्योरेटिकली समझ लिया कि इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक सेविंग बराबर हो, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। अब इसको टेबल एंड डायग्राम के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं। सो इसकी भी टेबल लेंथी बनेगी, ठीक है। सो टेबल में कुछ वैल्यूज सेम रहेगी जो पहले थी, कुछ वैल्यूज में चेंज आएगा। तो मैं आपके लिए जिन वैल्यूज में चेंज नहीं आएगा पहले मैं वो लिख देता हूं, उसके बाद जिन जिन वैल्यू में चेंज आएगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अभी बिना कुछ बोले मैं आपके लिए सारी वैल्यूज लिख रहा हूं। चलिए जी, तो ये सारी वो वैल्यूज हो गई जो हमने पहले वाली टेबल में ऑलरेडी पढ़ रखी है। तो इन सबको मैंने एक्सप्लेन नहीं करा, इनको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है कि ये सारी वैल्यूज मैंने कैसे लिखी। अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं। टी माइनस जी, जब टी में से जी जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं? बजट सरप्लस, या फिर मैं इसी को बच्चों क्या बोलूंगा? टी माइनस जी, इसको बोलते हैं पब्लिक सेविंग। एंड इसको क्या बोलूंगा जी? इसको बोलते हैं प्राइवेट सेविंग, जो सिंपल सिंपल ऐसा है। एंड पब्लिक सेविंग प्राइवेट सेविंग को जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा जी? एस डी माने क्या? डोमेस्टिक सेविंग। तो चलिए पहले पब्लिक सेविंग निकालते हैं कि पब्लिक सेविंग कैसे आएगी। तो टी माइनस जी करना है, तो टैक्स रेवेन्यू हमारे पास ये है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ये है। तो सरकार ने कमाए 0, खर्च किए 20, तो यहाँ पे आपका आ गया -20। सरकार ने कमाए 10, खर्च किए अब भी 20, यहाँ पे पब्लिक सेविंग हो गई -10, ठीक है। सरकार ने कमाए 20, खर्च किए 20, 0। सरकार ने कमाए 30, खर्च किए 20,
तो प्लस का 10, ऐसे यहाँ पे आएगा प्लस का 20, प्लस का 30, प्लस का 40। सरकार ने कमाए 70 और खर्च किए केवल 20, 70 में से 20 गए, प्लस का 50। ये आपकी आगे पब्लिक सेविंग। अब क्या निकालूंगा? अब निकालूंगा टोटल सेविंग या फिर डोमेस्टिक सेविंग, जो कि प्राइवेट सेविंग एंड पब्लिक सेविंग को जोड़ के आएगा। सो माइनस 40 एंड माइनस 20 माइनस 60, माइनस 30 प्लस माइनस 10 माइनस 40, माइनस 20 प्लस 0 माइनस 20। ठीक है, उसके बाद माइनस 10 प्लस 10 0, 0 प्लस 20, यहाँ पे प्लस 20, 10 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 60 एंड प्लस 80। ये आपकी आगे डोमेस्टिक सेविंग। अब आप देखो कि कहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट एंड डोमेस्टिक सेविंग एक दूसरे के बराबर है। जहाँ पर बराबर होंगे वही आपका इक्विलिब्रियम होगा। सो इन्वेस्टमेंट 40, ये नहीं, ये और ये बराबर नहीं, ये और ये नहीं, तो ऐसे करके यहाँ देखो इन्वेस्टमेंट कितनी है 40 एंड डोमेस्टिक सेविंग कितनी है 40। सो यू कैन सी दैट यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट एंड डोमेस्टिक सेविंग दोनों एक दूसरे के बराबर है। इट इज योर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। यहाँ पर इनकम कितनी है कि यहाँ पर इनकम देखो 500 है, पहले भी इनकम 500 आई थी जहाँ पर एडीएस बराबर था, अब भी इनकम 500 है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट एंड डोमेस्टिक सेविंग एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम आने के लिए इन्वेस्टमेंट एंड डोमेस्टिक सेविंग बराबर आ जाएंगे एंड इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। इस लेवल पे अगर आप लोग चेक करेंगे तो हमारा एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई भी बराबर था 500 पर ही। आप देख लो कि इस वाली टेबल के अंदर जब इनकम 500 थी तो यहाँ पर हमारा एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई भी बराबर था। ठीक है, सो होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा टेबल कैसे बनी। टेबल को नोट कर लीजिए एंड अब लास्ट इसका डायग्राम बना के मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक बार इसके डायग्राम को। सो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का डायग्राम बनाते हैं। सो आपको पता है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट तो हमारी कैसी है, ऑटोनॉमस है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट कर तो हमारा क्या रहेगा, इसी प्रकार रहेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसको मान लो मैंने बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया आई, कि आई हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब डोमेस्टिक सेविंग की बात करूं तो उसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो आप एक बार टेबल में देखेंगे तो डोमेस्टिक सेविंग स्टार्ट होती है -60 से, इट मींस माइनस से, नेगेटिव से। तो उसकी स्टार्टिंग करेंगे वाई एक्सिस के नेगेटिव पोर्शन से, फिर बढ़ के -40, फिर ये, इट मींस इसकी वैल्यू बढ़ रही है। सो मतलब मेरे कहने का ये है कि सेविंग स्टार्ट होगी नीचे से एंड क्योंकि इसकी वैल्यू बढ़ रही है स्टार्ट होगी नीचे से, क्योंकि स्टार्ट है -60 से एंड वैल्यू बढ़ रही है तो कर्व जाएगा ऊपर की ओर। तो कुछ इस प्रकार का जो है ये मेरा बनेगा क्या, सेविंग कर्व। ठीक है, या फिर डोमेस्टिक सेविंग कर्व, कि इसको मैं बोलूँगा SD, वेट अ मिनट, इसको बोलूँगा क्या, जिसको मैं बोलूँगा कि SD इज इक्वल टू प्राइवेट सेविंग प्लस T - G गवर्नमेंट सेविंग। एंड ये मेरा क्या बन जाएगा जी, ये बन जाएगा E इक्विलिब्रियम लेवल। एंड यहाँ पर OY मेरा क्या बन जाएगा, OY बन जाएगा मेरा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। सो होपफुली ये डायग्राम कैसे बना, बहुत सिंपल डायग्राम है। इन्वेस्टमेंट कर्व सेम रहेगा, डोमेस्टिक सेविंग कर्व ऐसे बनेगा, जहां पर दोनों ने आपस में इंटरसेक्ट किया, वो मेरा क्या बन गया जी, ये मेरा बन गया इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। आप पहले इतना डायग्राम बनाइए, फिर डायग्राम में क्या चेंजेस करने हैं मैं आपको बताता हूं। हाँ जी, नोट हो गया। तो 3 सेक्टर में डायग्राम इतना सही बनेगा, सिंपल सा बनेगा। लेकिन यहां पर हम 2 केस के बारे में और बात कर लेते हैं कि मान लीजिए हो सकता है ना कुछ ऐसा केस, या फिर कुछ ऐसा केस, इट मीन्स हो सकता है कि हम इस वाले एरिया में हो जहां पर साफ साफ दिख रहा है हमारी इन्वेस्टमेंट है ज़्यादा और हमारी डोमेस्टिक सेविंग है कम। तो अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, डोमेस्टिक सेविंग कम हो, तो वापस से इक्विलिब्रियम में किस प्रकार आया जाएगा। या फिर हो सकता है कि हम इस वाले एरिया में आ गए जहाँ पे क्या शो हो रहा है, जहाँ पे साफ साफ शो हो रहा है डोमेस्टिक सेविंग है ज़्यादा एंड हमारी इन्वेस्टमेंट है कम। तो यहाँ पे आपके 2 केस बन सकते हैं कि अगर ये हो तो क्या होगा और अगर वो हो तो क्या होगा। तो चलिए आइए मैं एक बार आपको उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर देन इसकी रीडिंग कर लेंगे। तो मान लीजिए कि अगर हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, डोमेस्टिक सेविंग कम है, तो भाई जरा समझो, अगर देश में अभी हम यहाँ पे हैं, अभी हम कहाँ पे हैं, यहाँ पे है, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम के लिए यहाँ पर पहुँचना है, तो भाई सिंपल सा मतलब है, अगर देश में लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ज़्यादा,
तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है कि देश में मशीनों पे, कैपिटल गुड्स पे, लैंड पे, इन पे इन्वेस्टमेंट कौन करता है? प्रोड्यूसर। तो अगर एक प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट कर रहा है ज़्यादा, तो इन्वेस्टमेंट करने का ज़्यादा मतलब है वो ज़्यादा प्रोडक्शन करने की प्लानिंग कर रहा है। एंड जब देश में प्रोडक्शन होगा ज़्यादा, तो प्रोडक्शन ज़्यादा होने के लिए देश में एम्प्लॉयमेंट का लेवल भी बढ़ेगा। एंड अगर देश में एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ेगा तो उनको सैलरी मिलेगी, उनकी इनकम बढ़ेगी। एंड जब इनकम बढ़ेगी तो इनकम बढ़कर वापस से इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएगी, इनकम बढ़ के यहाँ पर पहुंच जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा है तो उसका मतलब है कि प्रोडक्शन करने की प्लानिंग है ज़्यादा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा मशीन, ज़्यादा लैंड ली जा रही है, तो प्रोडक्शन करने की प्लानिंग ज़्यादा। अब प्रोडक्शन अगर ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, और अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो देश में लोगों की इनकम बढ़ेगी, एंड इनकम बढ़ेगी, हम वापस से इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। ठीक है। दूसरा केस है कि मान लीजिए इन्वेस्टमेंट कम है एंड इस बार डोमेस्टिक सेविंग ज़्यादा है। अब जरा खुद दिमाग लगाओ, इन्वेस्टमेंट कम है एंड इस बार डोमेस्टिक सेविंग ज़्यादा है, कि लोग सेविंग ज़्यादा कर रहे हैं। सेविंग ज़्यादा करने का मतलब क्या है? कि जो लोग हैं वो कंजम्पशन कम कर रहे हैं, लोग खर्च कम कर रहे हैं। भाई सेविंग ज़्यादा है ना, सेविंग ज़्यादा मीन्स क्या? कि लोग पैसा ज़्यादा बचा रहे हैं, अपने ऊपर कंजम्पशन कम, खर्चा कम। अब जब लोग कंजम्पशन ही कम कर रहे हैं तो उससे क्या होगा? इससे देश में एग्रीगेट डिमांड का लेवल कम हो जाएगा। जब मैं कंजम्पशन कम कर रहा हूं, मैं गुड्स एंड सर्विस की डिमांड कम कर रहा हूं। अब जब मैं गुड्स एंड सर्विस की डिमांड ही कम करूंगा तो जो हमारा प्रोड्यूसर है उसका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? भाई वो भी अपना प्रोडक्शन कम कर देगा। जब देश में डिमांड नहीं है तो प्रोडक्शन कम। अब जब प्रोडक्शन वो कम करेगा तो प्रोडक्शन कम करने के लिए क्या करेगा? वो एम्प्लॉयमेंट कम करेगा। एंड अगर देश में एम्प्लॉयमेंट कम होगी तो लोग बेरोजगार होंगे, जिससे कि इनकम का लेवल भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर थे, इनकम का लेवल कम होगा, हम वापस से इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। सो याद रखना, फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी के अंदर थ्री सेक्टर इकोनॉमी के अंदर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच में अगर हम इक्विलिब्रियम में ना हो तो वापस इक्विलिब्रियम में आया जा सकता है। तो अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम जो है हमारा इस ई पर ही प्राप्त किया जाएगा, जहां पर क्या है? जहां पर इन्वेस्टमेंट एंड डोमेस्टिक सेविंग एक दूसरे के बराबर है। होपफुली समझ में आ गया होगा डायग्रामेटिकली कि किस प्रकार से हम इक्विलिब्रियम में आए। इस डायग्राम को आप लोग जो है नोट कर लीजिए, एंड नोट करने के बाद एट लास्ट क्या पढ़ेंगे? अब आप पढ़ेंगे इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन। एंड जो मैंने आपको लास्ट में बताया था कि अगर सेविंग ज़्यादा हो इन्वेस्टमेंट से तो क्या होगा, या सेविंग कम हो इन्वेस्टमेंट से, ठीक है ना। ये वाला केस जो मैंने आपको अभी लास्ट में पढ़ाया, यहाँ मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं, आप एक बार इनको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पर एक बात कही गई है कि इट शुड बी नोटेड दैट, ये बात नोट करने वाली है कि टू सेक्टर इकोनॉमी में जब हम जीडीपी इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो वहां पर हम प्राइवेट सेविंग और इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, प्राइवेट सेविंग। लेकिन जब हम थ्री सेक्टर में आ जाते हैं ना तो हम सम लेते हैं किसका? पब्लिक सेविंग एंड प्राइवेट सेविंग का, जिसको डोमेस्टिक सेविंग कहते हैं। एंड फिर इसको इक्वल रखते हैं किसके? इन्वेस्टमेंट के। समझ में आ गया? तो ये वाली बात ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। तो इसकी रीडिंग एक बार आप लोग कर लीजिएगा। भाई छोटे बच्चे नहीं हो, बड़े बच्चे हो, होपफुली रीडिंग करके समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच के अनुसार इक्विलिब्रियम कैसे आएगा हमने वो भी देख लिया, एंड एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच के अनुसार इक्विलिब्रियम कैसे आएगा हमने वो भी देख लिया। ठीक है। सो फिर होपफुली आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड में ब्लेस यू, टेक केयर। ओके।